पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की टाइप्स कितनी हैं टोटल, और किन किन कैटेगरी में आप इनको डिफ्रेंशिएट करके और डिवाइड करके बताते हैं हमें, और ताकि लोग ये समझ सकें कि वो किस प्रॉब्लम अगर उनके गिरदोरवा में किसी के साथ मौजूद है तो उसको कैसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। अच्छा, इसकी 3 मेन कैटेगरीज हैं, ठीक है। 3 मेन क्लस्टर्स हैं। ठीक है। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। ठीक है। क्लस्टर ए को कहा जाता है कि ऑडिटी वाले बिहेवियर्स आते हैं, ऑड, थोड़ा सा नॉर्मल से हटके। ठीक है। फिर क्लस्टर बी में हमारे पास आते हैं ड्रामेटिक या इमोशनल वाले एलिमेंट, और क्लस्टर सी में एंग्जाइटी रिलेटेड आते हैं। क्लस्टर ए की आगे से 3 सब कैटेगरीज हैं। क्लस्टर ए में सबसे पहले आता है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और फिर स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो क्लस्टर है ना, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, कोई इमोशनल एलिमेंट नहीं है, दूसरों का गम नहीं फील करे, दूसरों की खुशी नहीं फील करे, अपनी ही दुनिया में मगन हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं, ऐसा लगता है कि लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हुए हैं, दूसरों के बारे में ग्रजेस रखते हैं कि उसने आज मेरे साथ ये किया तो अब मैं इसको मज़ा चिखाऊंगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखते हैं। इनको लगता है कि इनकी मैजिकल थिंकिंग होती है, इनको लगता है कि इनकी जो ये काम कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं, उससे ये दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं, तीनों में कुछ इस तरह की सिम्टम्स आती हैं। ठीक है। ऑड वाली यानी अजीबोगरीब, नॉर्मल से हट के, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। ये डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर की ट्रेड्स थोड़ी कम देखने में मिलती हैं, इस क्लस्टर की ट्रेड्स थोड़ी कम देखने में मिलती हैं, और ये क्लस्टर अगर ट्रीट ना किया जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जा सकती हैं। ठीक है। इस क्लस्टर में चांसेस होते हैं कि आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स में चला जाए। ठीक है। दूसरा क्लस्टर है क्लस्टर बी, जिसको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं जिसकी ट्रेड्स। क्लस्टर बी में आगे 4 तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती हैं। सबसे पहले इसमें बॉर्डर लाइन आती है। बॉर्डर लाइन में क्या होता है कि आपके एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। इम्पल्सिविटी होती है, जो सोचा फ़ौरन कर लिया। फिर अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं, दोस्त बनते हैं, दोस्तें बनती हैं इनकी, लेकिन वो ज़्यादा देर पा नहीं होती। अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है। और इसमें क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होता है। इनको लगता है कि ये बिल्कुल अकेले हैं, चाहे सारी दुनिया इनके साथ है, इनके घर वाले साथ हैं, फैमिली साथ है, फ्रेंड्स साथ हैं, लेकिन ये बिल्कुल अकेले हैं अंदर से। फिर इनमें सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा होता है। इस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए ये अपने आप को हार्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत डिबिलिटेटिंग फीलिंग है, इमोशन है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है और इन सब ने मुझे छोड़ देना है। और उनके फिर इसी वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्से की वजह से उनके दोस्त भी नहीं रहते, तो उनके पास नज़र भी आ रहा होता है कि ना उनके दोस्त बनते हैं ना रहते हैं, सब उन्हें छोड़ जाएंगे। तो ये चीज़ उनको सेल्फ हार्म की तरफ लेके जाती है। ठीक है। ये होते हैं बॉर्डर लाइन। फिर है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। वैसे तो हम में से हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, लेकिन इनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं तो ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से सारा ग्रुप इनकी तरफ मतवज्जा हो जाता है। तो और अगर इस तरह नहीं होता, कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, तो ये स्वेयर एंग्जाइटी में जाते हैं, इनको परेशानी होती है कि लोग मेरी तरफ मतवज्जा क्यों नहीं हो रहे, फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। ये हिस्ट्रियोनिक है। फिर इसमें आता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, सेल्फ लव होता है इनमें, एक बहुत ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि इन्हें दूसरा कोई नज़र ही नहीं आता। इनको लगता है कि दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। ये चाहते हैं कि हर कोई इनकी तारीफ़ करे, लेकिन दूसरों की ये तारीफ़ नहीं करेंगे। ठीक है। ये कोई मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली अपनी फील्ड में अच्छे भी होते हैं, क्योंकि चाहते हैं तारीफ़ करे, तारीफ़ लेने के लिए ये हाई अचीवर्स होते हैं। ये क्लास में जैसे सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए, सबसे ज़्यादा स्कोर किया, फिर वर्क एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया, क्योंकि ये चाहते हैं कि सब लोग इनकी तारीफ़ करें। अपने बारे में बहुत ज़्यादा हाई एस्टीम, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार, कि दूसरों की फीलिंग्स को कुचल देते हैं कि दूसरे तो मेरे आगे कुछ है ही नहीं, दूसरों के बारे में बहुत कोल्ड, दूसरों की तारीफ़ नहीं करेंगे इनसेंसिटिव से, लेकिन अपने बारे में तारीफ़ सुनना चाहेंगे। सही। फिर सबसे आखिर में आ जाता है एंटी सोशल क्रिमिनल जितने भी होते हैं, उनमें देखा गया कि एंटी सोशल ट्रेट्स या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर
अब ये क्लस्टर बी के हो गए। फिर आखिर में आता है क्लस्टर सी। सही। क्लस्टर सी में थोड़े डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी वाले पर्सनालिटी आती है। इसमें सबसे पहले आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओसीपीडी। अच्छा, ओसीपीडी। ये ओसीपीडी जो लोग होते हैं ये रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ये डिटेल्स के बारे में, अगर उसने मुझे होमवर्क दे दिया, मेरी लाइन में इतने लफ्ज़ होने चाहिए और इससे आगे नहीं होना चाहिए, मेरी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, मेरा बेड इस तरह होना चाहिए, मेरी चादर इस तरह होनी चाहिए, मेरी सेटिंग इस तरह होनी चाहिए, ज़रा सी चीज़ इधर से उधर होती है, इनको मसला होना शुरू हो जाता है। सो नहीं पाते ये लोग, चीजें उनको ठीक किए बगैर ठीक करते रहते हैं। ये किसी के साथ अगर आप इनको ग्रुप वर्क देना तो ये ग्रुप वर्क में नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने तरीके से काम करते हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने वाले, बहुत ज़्यादा डिटेल्स ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में कि ये इतने पर्टिकुलर होते हैं कि किसी और के सामने किसी और के साथ काम ही नहीं कर सकते। इनको लगता है कि कोई और इतना पर्टिकुलर नहीं है। बहुत ज़्यादा सफाई पसंद, बहुत ज़्यादा वही चीज़ें अरेंज्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जैसे मैं रात के अंधेरे में उठ के भी अलमारी खोलूँ तो मुझे पता है कि मेरी वो वाली बॉटल कहाँ पे पड़ी है, मतलब ऑयल की बॉटल, वैसलीन की बॉटल, ये मतलब इन्हें पता होता है, क्योंकि उन्होंने एक सेट पैटर्न में चीज़ें रखी होती है। मेरी बुक कहाँ पे पड़ी है, मैं किसी भी टाइम उठाऊँ तो मुझे वो वाली बुक, आंखें बंद करके भी देखूँ तो मुझे पता होगा वो बुक कहाँ पे पड़ी है। फिर इसके बाद एक आती है डिपेंडेबल पर्सनैलिटी। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अब किसी भी बंदे पे। ये अपना कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते, छोटी छोटी चीज़ों में भी ये डिसाइड नहीं कर पाते, हर चीज़ के लिए ये दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इन्होंने एक बंदा ऐसा ढूंढा होता है जिस पे ये सोलली डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक एंशियस, इसको कौन सा डिसऑर्डर कहते हैं? डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है। फिर एंशियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इनमें होती है। थोड़ी सी भी परेशानी आई तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, बॉडीली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेसर्स का सामना नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्लस्टर्स हैं, 3 क्लस्टर्स हैं, जिसमें एक में मैंने बताया कि वो ऑड किस्म के हैं, दूसरा इमोशनल और ड्रामेटिक किस्म के हैं, और तीसरा एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले हैं। तो क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है और क्लस्टर्स को आगे सब कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में।